हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से चैनल दीपक सर मैथ्स पर। मुझे बेटा आशा और उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है बच्चों, आज से हम एक नए सफ़र की शुरुआत करने जा रहे हैं और मैं हूं आपका इस सफ़र का हमराही, आपका अपना दोस्त दीपक खंडेलवाल। चलिए सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। तो बच्चों, मेरा नाम है दीपक खंडेलवाल एंड मुझे बेटा 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है आप जैसे बच्चों को पढ़ाने का। मैंने बेटा मोस्टली 11th एंड 12th क्लास के बोर्ड के बच्चों को पढ़ाया है, सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों को पढ़ाया है एंड इसके अलावा मैंने बेटा जेई के बच्चों को भी पढ़ाया है। ठीक है, आप में से कोई हो सकता है पहले मुझसे पढ़ा हो सकता है कि आप लोग मुझसे नहीं पढ़े हो। ठीक है, तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आप लोगों को मैथ इतने अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ जिसकी आपने सपने में कल्पना भी नहीं की होगी। ठीक है, पिछले साल जब मैंने 12वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाया था तो मैंने उन्हें आखिरी समय में एक नारा भी दिया था कि दीपक सर का है एक ही नारा, मैथ्स में अब की बार 100 में से 100। और वही कॉल बेटा मैं आप लोगों को भी देता हूँ। आप लोग भी यदि पूरे साल मिल कर के मेरे साथ में कदम से कदम बढ़ा करके चलोगे तो यकीनन बेटा आप लोग भी उस मंजिल तक पहुंच पाओगे। मंजिल क्या है? मंजिल है हमारी मैथ्स में 100 में से 100 नंबर लेकर के आना। बच्चों, मैं आपको इस तरीके से मैथ पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को बेटा मैथ से प्यार हो जाएगा। बच्चों को डर लगता है मैथ से, नहीं लगने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बस आप लोगों को रेगुलर बने रहना है, मेरी हर क्लास को अटेंड करना है, एक एक कंसेप्ट को ध्यान से समझना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। उसके अलावा जो भी मैं आपको होमवर्क के तौर पर दूं या फिर मैं आपसे कहूं कि आप लोग किताब के इन क्वेश्चन को कर लेना, वो बेटा आपको करने हैं क्योंकि उनसे आपका कंसेप्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो यदि आप इस पूरे साल मेरे साथ मिलकर के मेहनत करोगे ना बेटा तो आप सभी के मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, नाउ चॉइस आपकी है, आपको क्या चाहिए, मैथ्स में अच्छे नंबर या मटर गश्ती। ठीक है, आपका ऑप्शन है बेटा, आप जो चाहोगे वही आपको मिलेगा। ओके, चलिए बच्चों, अब शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की। सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरे जो प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं जैसे कि आप लोग बेटा, वो सब आप दीपक सर की आर्मी के मेंबर हो। ठीक है, आज से बेटा आप सभी लोग मेरी आर्मी के मेंबर हो। ओके, तो आज से आप सभी हो दीपक सर की आर्मी। ठीक है, आप में से कुछ बच्चे हो सकता है मुझसे 11th क्लास में पढ़े हो सकता है कुछ बच्चों के लिए बिल्कुल नया हूँ। ठीक है, तो जो बच्चे पहले से पढ़े हैं वो तो मुझे अच्छे से जानते ही हैं, उन्हें तो एक बार में मेरी सारी चीज़ें समझ में आ ही जाएंगी। बाकी जो बच्चे पहली बार मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं वो कृपया ध्यान से सारी चीज़ों को सुने और समझें। ठीक है, 1-2 लेक्चर्स को ध्यान से देखें बड़े ही सावधानी पूर्वक, देन उसके बाद में फिर बेटा आपको रियलाइज़ होगा कि आप लोग किस टीचर से पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, ध्यानपूर्वक चैप्टर को समझें, लेक्चर को समझें, कंसेप्ट को समझें, क्वेश्चन को समझें। ओके, चलिए बच्चों, अब शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की। और आज से बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का पहला चैप्टर, संबंध एवं फलन। ये चैप्टर बेटा आप सब लोगों ने थोड़ा बहुत 11वीं क्लास में भी पढ़ा है। भाई 11वीं क्लास में पहला चैप्टर आप लोगों ने समुच्चय पढ़ा था, जिसके अंतर्गत आपने समुच्चय के बारे में बात की। देन उसके बाद 11वीं क्लास में आपने सेकंड चैप्टर संबंध एवं फलन ही पढ़ा था। वहाँ पर आपने सबसे पहले समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल के बारे में बात की, फिर आपने बेटा संबंध के बारे में बात की, देन उसके बाद आपने फलन के बारे में बात की, जिसमें आपने फलनों के प्रकार भी देखे थे, कुछ विशेष प्रकार के फलन। ठीक है, उसके अलावा अपने फलनों का बीजगणित भी देखा, फलन का प्रांत परिसर ज्ञात करना भी सीखा। तो छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि आपने 11वीं क्लास तक करी थी। अब बेटा 12वीं क्लास में क्या है, जो आप लोगों ने 11वीं क्लास में किया था ना संबंध एवं फलन के अंतर्गत, वो तो सब कुछ है ही, उसके अलावा 5 मेजर टॉपिक और हैं।
पहला टॉपिक है संबंधों के प्रकार, दूसरा टॉपिक है फलनों के प्रकार, यहाँ पर आप कुछ विशेष प्रकार के फलनों के बारे में जानोगे। तीसरा है फलनों का संयोजन, चौथा है व्युत्क्रमणीय फलन, और पांचवा है बेटा द्विआधारित संक्रियाएं। ये 5 टॉपिक है बेटा आपके इस चैप्टर के अंतर्गत। और मैं आपको बता दूं कि हर टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड के हो, चाहे आप यूपी के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे राजस्थान के हो, चाहे एमपी के हो, चाहे बेटा आप हरियाणा के हो, चाहे किसी भी अन्य स्टेट बोर्ड के क्यों ना हो, आप सब लोग ध्यान से इन क्लासेज को देखिएगा। ओके, एंड प्लीज़ यार, मैं सभी बच्चों से एक उम्मीद चाहता हूँ, एक आशा चाहता हूँ कि वो सारे बच्चे इस क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे, साथ में अपनी क्लास के, अपनी कोचिंग के, अपने ट्यूशन के, या XYZ और भी कहीं आपके जितने भी मित्र हैं, जितने भी दोस्त हैं, उन सभी को आप ये वाली क्लास शेयर करेंगे, ताकि बेटा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारे मकसद के बारे में मालूम हो सके, हमारी क्लासेज के बारे में मालूम हो सके, उन्हें मालूम हो सके कि यहाँ पर मैथ्स की धांसू क्लास चलती है। ठीक है, तो इसकी जिम्मेदारी आप लोगों की है। अब देखना है आप लोग कितनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हो। ओके, चलिए बच्चों, अब शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास को। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेटा आज हम सबसे पहले बात करेंगे संबंध के बारे में कि संबंध क्या होता है। देन उसके बाद मैं आपको संबंधों के प्रकारों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, फिर इसके बाद बेटा हम उदाहरण भी यहाँ पर कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें बच्चों हम आज की क्लास में करने वाले हैं। ओके, अब सारे बच्चे रेडी हैं आज की क्लास के लिए? एवरीवन रेडी? सभी बच्चे रेडी हैं आज की क्लास के लिए? रेडी हैं भाई? सारे बच्चे रेडी हैं? चलिए बच्चों, फिर शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बेटा संबंध, जिसे हम लोग बच्चों अंग्रेजी में बोलते हैं रिलेशन। बेटा संबंध शब्द आप लोगों ने दैनिक जीवन में तो काफी बार सुना होगा भाई। 11वीं क्लास से पहले यदि आपने संबंध शब्द कहीं पर सुना था तो वो अपने बेटा संबंधों के बारे में सुना था। जैसे माता का पुत्र के साथ या पुत्री के साथ संबंध है, पति का पत्नी के साथ संबंध है, भाई का बहन के साथ संबंध है, या भाई का भाई के साथ संबंध है। तो इस प्रकार के आपने सांसारिक संबंधों के बारे में सुना था 11वीं क्लास से पहले। 11वीं क्लास में आपने जाना कि भाई समुच्चयों के मध्य भी संबंध होता है। ठीक है, और संबंध की परिभाषा क्या होती है ये आप लोगों ने बेटा पहली बार 11वीं क्लास में देखी थी। चलिए इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए बेटा हमारे पास कोई एक समुच्चय ए है। ठीक है, हमारे पास बेटा एक समुच्चय ए है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर ए समुच्चय में हमारे पास कुछ बालकों के नाम लिखे हुए हैं। मान लो एक का नाम लिखा हुआ अमित, एक लिखा हुआ है भूमिका, एक लिखा हुआ देवेश, ठीक है, एक लिखा हुआ गजेंद्र, एक लिखा हुआ पार्वती, एक लिखा हुआ सीता। ठीक है, और एक लिखा हुआ सीता, और एक मान लो लिखा हुआ आपके पास वाई से कोई नाम योगेंद्र। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपकी क्लास के कुछ बच्चे हैं। ओके, अब मेरे पास एक दूसरा समुच्चय बी है, वो इनके रोल नंबर का समुच्चय है। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बेटा इनके रोल नंबर का समुच्चय है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 2 समुच्चय हैं। ओके, ए समुच्चय ये रहा, बी समुच्चय बेटा ये रहा। चलिए ए समुच्चय में हम सभी के पूरे नाम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास में अमित, भूमिका, देवेश, गजेंद्र,
पार्वती, सीता एंड योगेंद्र। ओके, यहां पर मान लो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ठीक है, अब बेटा मान लीजिए यहां पर कि अमित का रोल नंबर तो है 1, भूमिका का है 2, देवेश का है 3, गजेंद्र का है 4, पार्वती का है 5, सीता का है 6 रोल नंबर और योगेंद्र का बेटा 7 रोल नंबर है। ठीक है, मान लो ये इनके रोल नंबर है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में संबंध है। ये क्या बेटा, यहां पर कनेक्शन है ना, तो इसी को बेटा हम संबंध बोलते हैं। यही होता है बेटा संबंध। तो बेसिकली संबंध क्या होता है, संबंध बेटा आर ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है। ये वाली परिभाषा आपने 11वीं क्लास में पढ़ी होगी। ठीक है, संबंध क्या होता है बेटा, संबंध किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध काटते गुणन ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है और यह उपसमुच्चय ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक समुच्चय ए यहाँ पर है, एक दूसरा समुच्चय बी बेटा यहाँ पर है। समुच्चय ए में हमारे पास लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। समुच्चय बी में हमारे पास है 1 4 9 16 25 36। ठीक है, अब देखिए समुच्चय ए और समुच्चय बी के जो अवयव है ना बेटा, ये अवयव किसी एक निश्चित नियम से आपस में जुड़े हुए हैं। वो नियम क्या है, वो नियम ये है कि ए के अवयवों का वर्ग बी में है। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए 1 का वर्ग क्या होगा 1, तो 1 का संबंध हो जाएगा 1 के साथ। 2 का वर्ग 4, तो 2 का संबंध हो जाएगा 4 के साथ। 3 का वर्ग 9, 3 का संबंध हो जाएगा 9 के साथ। 4 का वर्ग 16, तो 16 का संबंध 4 का संबंध हो जाएगा 16 के साथ। 5 का वर्ग 25, तो 5 का संबंध हो जाएगा 25 के साथ। तो यहां पर देख रहे हो आप कि समुच्चय ए और समुच्चय बी के अवयव एक निश्चित नियम से, एक निश्चित रिश्ते से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस निश्चित रिश्ते को ही बेटा हम संबंध बोलते हैं। ओके, यही होता है हमारे पास संबंध। इसको यदि बेटा हम रोस्टर रूप में लिखें तो रोस्टर रूप में हम इसको लिख सकते हैं आर बराबर में, ये हो जाएगा 1,1 2,4 3,9 4,16 एंड 5,25। ये हमारे पास रोस्टर रूप में हो जाएगा। और यदि हम इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, आर बराबर, आर में बेटा क्रमित युग्म है ए कॉमा बी के रूप में, जहां ए समुच्चय ए का अवयव है, बी समुच्चय बी का अवयव है और बी बराबर है ए स्क्वायर के। ये बेटा यहां पर संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया समुच्चय निर्माण रूप, ये हो गया बेटा रोस्टर रूप। ओके, तो ये होता है बच्चों संबंध। ठीक है, अच्छा इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास में बेटा एक समुच्चय दिया गया, मान लीजिए कि ए समुच्चय है जिसमें अवयव है 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर हमारे पास एक संबंध आर दिया गया है जिसमें क्रमित युग्म है x, y के रूप में, जहाँ y बराबर है x + 3 द्वारा ए से ए में एक संबंध परिभाषित कीजिए। ठीक है, हमें इस संबंध को बेटा परिभाषित करना है। देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ए से ए में हमारे पास एक संबंध है। तो मान लो ये एक समुच्चय ए है, ये भी बेटा एक समुच्चय ए है। यहाँ पर अवयव है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा क्योंकि ए से ए में ये बेटा संबंध। अब यहां पर देखो y बराबर है x + 3 के। ठीक है, और x, y के रूप में क्रमित युग्म में, तो x बेटा यहां से स्टार्ट होगा, y ये आएगा। ठीक है, अब देखो x बराबर आप 1 लोगे तो y का मान हो जाएगा 1 + 3 4, तो इसका मतलब 1 का संबंध 4 के साथ है। x बराबर 2 लोगे, 2 + 3 5, 2 का संबंध 5 के साथ है।
x बराबर 3 लोगे, y का मान हो जाएगा 6, 3 का संबंध 6 के साथ है। x बराबर 4 लोगे, y बराबर हो जाएगा 7, 4 का संबंध 7 के साथ है। x बराबर 5 लोगे, y बराबर हो जाएगा 8, तो 5 का संबंध 8 के साथ है। अब इसके बाद देखो, जब आप x बराबर 6 लोगे, y का मान आ जाएगा 9। अब 9 तो यहाँ पर है ही नहीं, तो इसका मतलब 6 का किसी के साथ संबंध नहीं होगा। सेम ऐसे 7 और 8 का भी किसी के साथ संबंध नहीं होगा। तो ये बेटा हमारे पास संबंध R आ गया तीर आरेख रूप में। यदि आपको इसे रोस्टर रूप में लिखना है तो R बराबर हो जाएगा 1, 4, 2, 5, 3, 6, 4, 7, 5, 8। ये बेटा हमारे पास हो जाएगा। क्लियर बेटा, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, ये हमने आर को रोस्टर रूप में लिख दिया। अब इसी प्रश्न में आगे कहा गया था कि इस संबंध को तीर आरेख द्वारा दर्शाइए, तो वो बेटा हमने पहले ही दर्शा दिया। ओके, तो ये होता है बेटा संबंध। ठीक है, क्लियर। आप लोग वैसे तो 11वीं क्लास में पढ़ के आए हो, बट फिर भी मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, बिकॉज बेटा 12वीं क्लास में संबंध का काफ़ी ज़्यादा उपयोग है। ठीक है, यहाँ पर आप संबंधों के प्रकार पढ़ोगे तो पूरा वहाँ पर बेटा संबंध का खेल ही है। ओके, चलिए अब इसके बाद आगे अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर है, मान लीजिए एक समुच्चय हमारे पास ये है। अच्छा, ये तो पिछला वाला ही है, तो यहाँ पर हमें आर के प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर लिखने हैं। अच्छा, अब संबंध के प्रांत, सहप्रांत, परिसर क्या होते हैं, इसके बारे में आपको और बता देता हूँ। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास संबंध था। ओके, अब यहाँ प्रांत क्या होता है, तो प्रांत होता है बेटा, प्रांत होता है क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय। प्रथम घटकों का समुच्चय वो होता है बेटा प्रांत। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में यदि हम प्रांत की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 है, ये प्रांत है। ठीक है, परिसर क्या होता है, परिसर क्या होता है बेटा, परिसर होता है, परिसर बराबर क्रमित युग्मों के द्वितीय घटकों का समुच्चय, ये होता है बेटा परिसर। जैसे यहां पर हम परिसर की बात करें तो परिसर हो जाएगा 1, 4, 9, 16, 25, ये हो जाएगा बेटा परिसर। ठीक है, और सहप्रांत क्या होता है, देखो हमारे पास बेटा ये संबंध आर ए से बी में परिभाषित है, तो ये जो समुच्चय बी है ना, यही बेटा सहप्रांत होगा दिए गए संबंध का। ठीक है, तो ये होते प्रांत, सहप्रांत और परिसर। अब आ जाते हैं हम इस वाले एग्जाम्पल पर। ठीक है, तो यहां पर हमें बेटा प्रांत, सहप्रांत और परिसर लिखना है। हमारे पास आर क्या आया, आर हमारे पास आया 1, 4, 2, 5, 3, 6, 4, 7 एंड 5, 8, ये बेटा हमारे पास संबंध आ रहा है। ठीक है, अब इसका प्रांत देखो क्या होगा, आर का प्रांत, प्रांत हो जाएगा बेटा 1, 2, 3, 4, 5, ये होगा बेटा इसका प्रांत। क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय होगा प्रांत, तो ये प्रांत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद परिसर, परिसर बेटा हो जाएगा 4, 5, 6, 7, 8, ये बेटा परिसर हो जाएगा 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अच्छा, और सहप्रांत की बात करें तो सहप्रांत होगा बेटा कंप्लीट ए समुच्चय। तो ये बेटा संबंध आर के प्रांत, सहप्रांत और परिसर हो जाएंगे। क्लियर, सबको क्लियर बेटा। तो ये तो हमने बात की 11th क्लास के रिगार्डिंग, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था उसके रिगार्डिंग बेटा हमने बात की। अब आ जाते हैं बेटा हम 12th क्लास पर। ठीक है, तो 12th क्लास का बेटा पहला टॉपिक है संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है, यहां पर बेटा काफी सारे संबंधों के प्रकार हैं,
जिसमें पहला है रिक्त संबंध, दूसरा है सार्वत्रिक संबंध, तीसरा है तत्समक संबंध, चौथा है स्वतुल्य संबंध, पांचवा है सम्मिश्र संबंध, छठा है संक्रामक संबंध, सातवां है तुल्यता संबंध। ये 7 प्रकार के संबंधों के बारे में आपको जानना है, ठीक है। अब संबंधों के प्रकार हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है, फटाक से बेटा लाइक करिए, शेयर करिए अपने सभी फ्रेंड के साथ में, क्योंकि मैं चाहता हूं बेटा कि ये वाली क्लास आपके हर एक दोस्त के पास अवेलेबल हो। मैं चाहता हूं कि ये वाली क्लास इंडिया का हर वो बच्चा देख रहा हो जो अभी 12वीं क्लास में आया है, ठीक है। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेटा आप लोग शेयर करिए क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ, साथ में उन्हें भी बोलिए शेयर करने के लिए, ठीक है। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले रिक्त संबंध से। रिक्त संबंध क्या होता है? अब जैसे कि नाम से पता लग रहा है बेटा, रिक्त मतलब खाली, मतलब संबंध में कुछ भी नहीं है। अब संबंध में होते क्या है? क्या होते हैं भाई संबंध में? लड्डू पेड़ा होते हैं क्या? नहीं। क्या होते हैं संबंध में? क्रमित युग्म होते हैं। ओके। अब रिक्त संबंध है मतलब कुछ भी नहीं है उसमें, मतलब क्या कुछ भी नहीं है? क्रमित युग्म कुछ भी नहीं है। इसका मतलब एक ऐसा संबंध जिसमें एक भी क्रमित युग्म ना हो। देखिए बेटा, मैं आप लोगों को किताबी परिभाषा नहीं लिखवाता, क्योंकि देखो उससे रटते हो आप लोग, चीज़ों को समझते नहीं हो। मैं आपको अपनी लैंग्वेज में परिभाषा लिखवाता हूं ताकि आप लोग समझो उस परिभाषा को, ठीक है। तो एक ऐसा संबंध जिसमें एक भी क्रमित युग्म ना हो, अथवा यदि कोई संबंध R A से B में परिभाषित है, इस प्रकार की समुच्चय A के किसी भी अवयव का, समुच्चय A के किसी भी अवयव का समुच्चय B के किसी भी अवयव के साथ संबंध ना हो, ठीक है। समुच्चय A के किसी भी अवयव का समुच्चय B के किसी भी अवयव के साथ संबंध ना हो, उसे रिक्त संबंध कहते हैं। रिक्त संबंध कहते हैं। ओके बेटा। जैसे उदाहरण के तौर पर बेटा हम बात करें, मान लीजिए मेरे पास एक समुच्चय A है जिसमें मेरे पास अवयव है 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक बेटा मेरे पास समुच्चय B है जिसमें अवयव हैं 10 11 12 13 और 14, ठीक है। अब हमारे पास एक संबंध R है बेटा यहां पर, जो कि इस प्रकार का है कि यहां पर क्रमित युग्म है A, B के रूप में, जहां A समुच्चय A का अवयव है एंड B समुच्चय B का अवयव है, तथा B बराबर है A प्लस 1 के। ये हमारे पास बेटा एक संबंध R लिखा हुआ है। अब आप मुझे ये बताओ कि संबंध R में कौन कौन से क्रमित युग्म हैं, कौन कौन से A और B के वो पेयर है, वो जोड़े हैं जो कि इस नियम को संतुष्ट करते हैं। बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ। यहां पर बेटा बोला गया B बराबर में A प्लस 1 होना चाहिए। अब A क्या है? समुच्चय A के अवयव, यानी वो 1 2 3 4 5 हो सकते हैं। यदि हम A बराबर 1 लेंगे तो B का मान
2 आ जाएगा। भाई 2 तो यहाँ पर है ही नहीं। 2 लेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 भी यहाँ पर नहीं है। 3 लेंगे तो 4 आना चाहिए, वो भी यहाँ पर नहीं है। 4 लेंगे तो 5 आना चाहिए, वो भी यहाँ पर नहीं है। 5 लेंगे तो 6 आना चाहिए, वो भी यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी के किसी भी अवयव के साथ संबंध नहीं है। तो इस प्रकार के संबंध को ही बेटा हम रिक्त संबंध कहते हैं। यही है बेटा रिक्त संबंध। ठीक है, यहां पर बेटा R बराबर होता है फाई के, रिक्त समुच्चय के बराबर होता है। क्लियर? ये होता है रिक्त संबंध। जैसे आप सबने बेटा 11वीं क्लास में रिक्त समुच्चय पढ़ा होगा ना। तो रिक्त समुच्चय क्या होता था? एक ऐसे समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, उसे हम रिक्त समुच्चय बोलते थे। सेम ऐसे ही एक ऐसा संबंध जिसमें एक भी क्रमिक युग्म ना हो, उसे बेटा हम रिक्त संबंध बोलते हैं। क्लियर? चलिए अब इसके बाद चलते हैं हम अगले संबंध के प्रकार पर। अगला है सार्वत्रिक संबंध। तो बेटा आप सब लोगों ने 11वीं क्लास में सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में सुना था, यूनिवर्सल सेट के बारे में। क्या होता था? एक ऐसा समुच्चय जिसके अन्य सभी समुच्चय उपसमुच्चय हों, उसे हम सार्वत्रिक समुच्चय बोलते थे। अब उसी से जुड़ा हुआ है सार्वत्रिक संबंध। अब सार्वत्रिक संबंध क्या होता है? एक ऐसा संबंध R जिसमें A क्रॉस B के समस्त अवयव उपस्थित हों, उसे बेटा हम सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। यानी कि यदि R बराबर हो A क्रॉस B के, तो R सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। ठीक है बेटा, R क्या कहलाता है? सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक समुच्चय A है जिसमें अवयव हैं 1 2 3 4। एक दूसरा समुच्चय B है जिसमें अवयव हैं 5 6 और 7। ये बेटा हमारे पास है। ठीक है, और इन दोनों समुच्चयों के मध्य मैंने एक संबंध R स्थापित किया है, जो कि इस प्रकार है कि यहाँ पर क्रमिक युग्म में A, B के रूप में, जहाँ A समुच्चय A का अवयव है, B समुच्चय B का अवयव है, एंड बेटा A जो है वो B से छोटा है। ठीक है, A B से छोटा है। तो ये बेटा मैंने यहाँ पर एक संबंध R लिख रखा है। अब देखो इस संबंध R में कौन कौन से क्रमिक युग्म होंगे, ध्यान से देखना। तो भाई समुच्चय A में कौन कौन से अवयव हैं? 1 2 3 4। समुच्चय B में कौन कौन से हैं? 5 6 7। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पर बोला गया हमसे कि भाई R एक संबंध है जिसमें क्रमिक युग्म में A, B के रूप में A समुच्चय A का अवयव है, B समुच्चय B का अवयव है, इस प्रकार की A B से छोटा है। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पर देखो 1 का संबंध 5 से होगा या नहीं होगा? भाई 1 5 से छोटा है या नहीं है? बिल्कुल। तो 1 का संबंध 5 के साथ होगा। 1 का संबंध 6 के साथ होगा या नहीं होगा? भाई 1 6 से छोटा है या नहीं? बिल्कुल है। तो 1 का संबंध 6 के साथ भी होगा। 1 7 से भी छोटा है तो 1 का संबंध 7 के साथ भी होगा। 2 5 से छोटा है तो 2 का संबंध 5 के साथ भी होगा। 2 6 से भी छोटा है तो 2 का संबंध 6 के साथ भी होगा। 2 का संबंध 7 के साथ भी होगा। ऐसे 3 का संबंध 5 के साथ भी होगा, 6 के साथ भी होगा, 7 के साथ भी होगा। 4 का संबंध 5 के साथ भी होगा, 6 के साथ भी होगा और 7 के साथ भी होगा। तो इसका मतलब बेटा यहाँ पर R बराबर है A क्रॉस B के। तो अतः R सार्वत्रिक संबंध है। तो सिंपल से आपको ये चीज याद रखनी कि यदि R बराबर फाई आता है तो ये रिक्त संबंध है, और यदि R बराबर A क्रॉस B आता है तो बेटा ये सार्वत्रिक संबंध होता है। ओके, अब बच्चों ये जो रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध है ना, इन्हें बेटा हम तुच्छ संबंध भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? तुच्छ संबंध। तो यदि आपसे बोले कि तुच्छ संबंध क्या होता है, तो आप बोलना कि वे संबंध जो कि या तो रिक्त संबंध हो या सार्वत्रिक संबंध हो, यानी कि या तो कोई भी क्रमिक युग्म नहीं है या फिर पूरा का पूरा A क्रॉस B है, तो उन्हें बेटा हम तुच्छ संबंध बोलते हैं। ओके, क्लियर? 2 संबंधों के प्रकार समझ में आ गए सभी को। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण है, मान लीजिए किसी इस बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है
दर्शाइए कि आर में क्रमिक है ए कॉमा बी के रूप में, जहाँ ए बी की बहन है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ क्वेश्चन में बोला गया कि मान लीजिए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। मान लो कोई बॉयज स्कूल है, बॉयज स्कूल है, मान लो कोई केवल लड़कों का स्कूल है, यहाँ पर लड़कियां नहीं पढ़ती, ठीक है, उनका स्कूल है, तो उनके स्कूल के सभी विद्यार्थियों का हमारे पास एक समुच्चय है, ठीक है। अब हमारे पास एक संबंध आर है जिसमें क्रमिक में ए कॉमा बी के रूप में, जहां पर ए बी की बहन है। अब मुझे आप ये बताइए कि क्या किन्हीं दो बालकों के मध्य ऐसा संबंध हो सकता है क्या कि जहां ए बी की बहन हो। भाई जब क्वेश्चन में बोला गया है कि स्कूल जो है बेटा वो बॉयज है, सारे के सारे वहां पर लड़के पढ़ते हैं, तो लड़के की बहन कैसे हो सकती है, बता मुझे। क्या ये संभव है? नहीं है ना भाई। बहन कब होगी? जब कोई लड़की होगी, लड़की तो है ही नहीं स्कूल में, तो कैसे बहन हो जाएगी? नहीं होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर बेटा आर बराबर होगा फाई के रिक्त संबंध हो जाएगा ये। ओके, कारण क्या लिखेंगे? कारण ये लिखेंगे चूंकि बालकों के समुच्चय में बालिकाओं का कोई मतलब नहीं है, इसलिए ए बी की बहन नहीं हो सकती, तो यहाँ आर एक रिक्त संबंध होगा। ठीक है, चलिए अब इसी में बेटा अगला एग्जाम्पल है कि हमारे पास एक संबंध है आर डैश, जिसमें क्रमिक में ए कॉमा बी के रूप में, यहाँ ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। हमें ये सार्वत्रिक संबंध दिखाना है। बेटा आप अभी करंटली में संसार में कितने भी व्यक्तियों की ऊंचाइयों का अंतर देख लेना, वो सदैव 3 मीटर से कम होगा। भाई मैक्सिमम ऊंचाई क्या मिलती है? 210 220 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि हम इसको बेटा मीटर में कन्वर्ट भी करें ना, तो 2.1 या 2.2 मीटर, लास्ट लगा लो मैक्स टू मैक्स 2.5 मीटर, इतनी ऊंचाई होती है किसी व्यक्ति की। और मिनिमम कितनी होती है? मिनिमम ये लगा लो 150 के समथिंग होती है, 150 140 लगा लो, 140 से 145 सेंटीमीटर होती है, इतनी होती है बेटा। तो ये हो गया 1.4 मीटर समथिंग लगा लो। तो डिफरेंस कितना है? 1.1। ये तो मैक्सिमम डिफरेंस है, मतलब इससे कम ही रहने वाला है। यहाँ पर बोला गया कि 3 मीटर से कम है, तो भाई 3 मीटर से कम तो सदैव ही रहेगा, क्योंकि 3 मीटर का तो कोई आदमी होता ही नहीं है करंटली स्टेटस में। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर आर डैश में बेटा पूरा की पूरा समुच्चय आ जाएगा, पूरा ए क्रॉस ए आ जाएगा। ओके, ये क्या है? बालकों के स्कूल के विद्यार्थियों का समुच्चय। ठीक है, तो इसका मतलब बेटा एक सार्वत्रिक संबंध है। कारण क्या लिखेंगे? कारण ये लिखेंगे चूंकि किन्हीं भी दो बच्चों की ऊंचाइयों का अंतर सदैव 3 मीटर से कम ही होगा, अतः यहाँ पर आर एक सार्वत्रिक संबंध है। क्लियर? ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद चलते हम अगले संबंध के प्रकार पर। अगला बेटा हमारा संबंध का प्रकार है तत्समक संबंध। अब तत्समक संबंध क्या होता है ये बेटा मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, तो मान लीजिए बच्चों हमारे पास कोई संबंध आर है, ठीक है, जो कि ए से बी में परिभाषित है। ठीक है, तो किसी अरिक्त समुच्चय ए से किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में परिभाषित कोई संबंध आर, किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में परिभाषित कोई संबंध आर इस प्रकार है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल स्वयं के साथ संबंध हो, स्वयं के साथ संबंध हो।
तत्समक संबंध कहलाता है। तत्समक संबंध कहलाता है। ठीक है। अब बच्चों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं। देखो बेटा, आप सब लोगों ने 11वीं क्लास तक दो समुच्चयों के मध्य संबंध ज्ञात किया था। ठीक है। आप वहां पर समुच्चय ए और समुच्चय बी ले रहे थे। अभी तक भी हम लोगों ने समुच्चय ए और समुच्चय बी के बारे में बात की, बट आगे से बेटा हम लोग समुच्चय ए से समुच्चय ए के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है। तो यहीं पर आप इस परिभाषा को चेंज कर लीजिए। हमारे पास एक संबंध आर है जो कि ए से ए में ही परिभाषित है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, जहाँ जहाँ पर हमने बी लिखा था ना, वहाँ पर ए हो जाएगा। तो किसी एरिक समुच्चय ए से एरिक समुच्चय ए में परिभाषित कोई संबंध आर इस प्रकार है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल स्वयं के साथ संबंध है, तो उसे बेटा हम तत्समक संबंध कहते हैं। अब इस परिभाषा में बेटा दो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, किसी अरिक्त समुच्चय, मतलब समुच्चय में कुछ ना कुछ अवयव होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़, समुच्चय के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल स्वयं के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा लिखी हुई है। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए, तभी जाकर के वो तत्समक संबंध होगा। ठीक है। चलिए यहां पर मैं इसके कुछ एग्जाम्पल लेता हूं। मान लीजिए हमारे पास समुच्चय ए है जिसमें हमारे पास अवयव है 1, 2 और 3। ठीक है। मेरे पास बेटा यहाँ पर एक संबंध आर है जिसमें क्रमित है 1,1, 2,2, 3,3 एंड 2,3। ये मान लो हमारे पास एक संबंध R1 लिखा हुआ है। एक हमारे पास संबंध R2 लिखा हुआ है 1,1, 3,3। ठीक है। एक हमारे पास बेटा संबंध R3 लिखा हुआ है। ये बेटा हमारे पास है 1,1, 1,2 एंड 2,2, 3,3। ठीक है। और एक हमारे पास संबंध R4 लिखा हुआ है। यहाँ पर है 1,1, 2,2, 3,3। ओके। तो ये बेटा हमारे पास यहाँ पर 4 संबंध लिखे हुए हैं। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से तत्समक हैं, कौन से तत्समक नहीं है। ठीक है। तो बात करते हैं हम तत्समक की परिभाषा की। क्या है बेटा तत्समक की परिभाषा? तत्समक की परिभाषा है कि किसी एरिक समुच्चय ए से एरिक समुच्चय ए में परिभाषित एक संबंध आर तत्समक संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल, क्या? यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल स्वयं के साथ संबंध हो। केवल खुद के साथ संबंध है, किसी और के साथ संबंध नहीं है। तो इस प्रकार के संबंध को हम तत्समक संबंध कहते हैं। ठीक है। अब आ जाओ R1 पर। R1 में देखिए 1 का 1 के साथ है। ठीक है भाई। 2 का 2 के साथ है, बहुत अच्छी बात है, स्वयं का स्वयं के साथ ही है। 3 का 3 के साथ है, ये और भी बढ़िया बात है कि भाई 3 का 3 के साथ ही है। परंतु ये अच्छी बात नहीं है कि भाई 2 का 3 के साथ भी है। मतलब खुद का खुद के साथ नहीं है, किसी और के साथ भी है। तो इसका मतलब बेटा ये तत्समक नहीं है। ओके। आ जाओ R2 पर। यहां पर 1 का 1 के साथ है, 3 का 3 के साथ है। भाई समुच्चय ए में 2 भी तो है, इसका किसके साथ है? किसी के साथ भी नहीं। तो इसका मतलब बेटा ये तत्समक नहीं है। सभी अवयवों का स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए। समुच्चय के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल स्वयं के साथ होना चाहिए। केवल और केवल खुद के साथ भी होना चाहिए और सभी का होना चाहिए, तब जाकर के वो तत्समक होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर R3 के बारे में बात करें तो 1 का 1 के साथ है, 1 का 2 के साथ भी हो गया, तो ये बेटा तत्समक नहीं है। R4 में देखिए 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है। तो समुच्चय के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल खुद के साथ संबंध है, तो ये बेटा हमारा तत्समक संबंध है। R4 बेटा तत्समक संबंध हो जाएगा। क्लियर? ऐसे हम तत्समक संबंध की पहचान करते हैं। क्लियर बेटा? चलिए अब इसके बाद चलते हम अगले संबंध के प्रकार पर। अगला बेटा संबंध का प्रकार है स्वतुल्य संबंध।
अब देखिए स्वतुल्य संबंध क्या होता है, इसके बारे में आपको बताता हूं। ठीक है, तो अगेन मान लीजिए हमारे पास कोई संबंध आर है जो कि ए से ए में परिभाषित। अब किस प्रकार से परिभाषित है इसकी मैं आपको परिभाषा लिखा रहा हूं। तो किसी अरिक्त समुच्चय, किसी अरिक्त समुच्चय ए से ए में परिभाषित एक संबंध R स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य होगा यदि समुच्चय A के, यदि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ संबंध अवश्य हो। ठीक है, तो बेटा वो हमारा स्वतुल्य संबंध कहलाता है। क्या? यदि किसी अरिक्त समुच्चय ए से ए में परिभाषित कोई संबंध आर है हमारे पास, जो कि इस प्रकार है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ संबंध है, तो बेटा वो स्वतुल्य संबंध कहलाता है। इसे मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं। मान लीजिए बच्चों हमारे पास उदाहरण है ए, एक समुच्चय है जिसमें अवयव है 1 2 3। ठीक है, अब बेटा मेरे पास यहाँ पर एक संबंध R1 है जिसमें अवयव है 1 1 2 2 एंड 3 3। ये बेटा हमारे पास एक संबंध R1 है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि क्या ये स्वतुल्य संबंध है? तो स्वतुल्य संबंध की परिभाषा क्या थी कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ संबंध हो। तो 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, तो इसका मतलब ये स्वतुल्य संबंध है, ये स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, अब देखिए बेटा ध्यान से देखिए, आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है तत्समक संबंध के बारे में, वहां पर भी सेम यही एग्जाम्पल था, यहां पर भी देखो सेम यही एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब तो ये है कि स्वतुल्य और तत्समक एक ही संबंध है। सर दीपक सर ये अच्छी बात नहीं है, आप कुछ ना कुछ तो गलत पढ़ा रहे हैं। गलत पढ़ा रहा हूं क्या बेटा? मैं गलत पढ़ा रहा हूं क्या? मैं है बता बच्चों, गलत पढ़ा रहा हूं क्या? नहीं बेटा, देखो दोनों की परिभाषाओं को ध्यान से देखो। यहां पर बोला गया है कि प्रत्येक अवयव का केवल और केवल, क्या? प्रत्येक अवयव का केवल और केवल स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए, किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। परंतु बेटा यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं बोला गया। यहां पर बोला गया है कि बस समुच्चय के प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए, किसी और के साथ है नहीं है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। बस मतलब है इस बात का कि स्वयं का स्वयं के साथ होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब यदि मेरे पास यहां पर R2 लिखा हुआ है ना कि भाई 1 1 2 2 3 3 1 3, तो ये बेटा तत्समक तो नहीं है, ये बच्चों तत्समक तो नहीं है, क्योंकि यहां पर 1 का 3 के साथ संबंध है। परंतु बेटा ये स्वतुल्य है, ये बच्चों स्वतुल्य है। क्लियर? तो ये होता है बेटा स्वतुल्य संबंध। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए बेटा हमारे पास एक समुच्चय ए है जिसमें अवयव हैं ए बी सी। ठीक है, अब मेरे पास यहां पर एक संबंध R1 है जिसमें क्रमिक युग्म है A, B, B, A, B के रूप में। एक दूसरा संबंध R2 है, यहाँ पर है A, B, B इस रूप में। एक तीसरा संबंध R3 है, यहाँ पर A है, B, B है, A, C है, A, B है, C, है, C, B है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्वतुल्य हैं, कौन कौन से नहीं है।
तो स्वतुल्य के लिए क्या चेक करना है भाई, क्या चेक करना है बेटा स्वतुल्य के लिए? स्वतुल्य के लिए चेक करना है कि भाई ए समुच्चय में जितने भी अवयव है ना उन सबका स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए। मतलब ए का ए के साथ होना चाहिए, बी का बी के साथ होना चाहिए, सी का सी के साथ होना चाहिए, बाकियों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो देखो ए का ए के साथ है, बी का बी के साथ है, सी का सी के साथ नहीं है, इसका मतलब ये स्वतुल्य नहीं है। इस वाले में देखो सी का सी के साथ नहीं है तो ये भी स्वतुल्य नहीं है। यहाँ पर देखो ए का ए के साथ है, बी का बी के साथ है, सी का सी के साथ है, बाकियों का हो ना हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ संबंध है तो बेटा ये स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम पहचान करते हैं कि दिया गया संबंध स्वतुल्य है या नहीं। क्लियर एवरीवन? क्लियर बेटा? अब आई थिंक समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है इसलिए हम आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। हमारे सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध और तुल्यता संबंध, ये 3 संबंध बच गए हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इसके अलावा अगली क्लास में बच्चों मैं आपको संबंधों के प्रकारों पर आधारित प्रश्न भी करवाऊंगा। ठीक है, तो आज मैंने आपको जितना कुछ भी पढ़ाया उस सबको आप नेक्स्ट क्लास में आने से पहले पढ़ के आइएगा। 11th क्लास के संबंध एवं फलन का बेटा आप रिवीजन भी करके आइएगा। अभी के लिए आप लोग केवल संबंध का रिवीजन कर लीजिए, समुच्चय का रिवीजन करके आइएगा ताकि नेक्स्ट क्लास में बेटा आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है बच्चों? ओके, चलिए अब इन एग्जाम्पल्स को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन में बेटा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इनको। ठीक है, चलिए बच्चों आज किस क्लास को मैं पे स्टॉप करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। जो चीज़ें आपको 11th क्लास में समझ में नहीं आई थी वो चीज़ें अब आपको समझ में आने लग रही होंगी। ठीक है, आगे की क्लासेज भी बेटा हमारी इसी तरह की इंटरेस्टिंग क्लास हुआ करेगी। काफ़ी कुछ मैं आपको बच्चों सिखाने वाला हूँ। देखिए आप लोगों को क्लास देखकर ये लगेगा ही नहीं कि आप मैथ पढ़ रहे हो, आपको लगेगा यार ये तो बहुत ही आसान सब्जेक्ट चल रही है, पता ही नहीं क्या सब्जेक्ट है, बस मज़ा बहुत आ रहा है और चीज़ें भी सारी समझ में अच्छे से आ रही हैं। ठीक है, तो यही फ़ायदा है बेटा दीपक सर से मैथ पढ़ने का। दीपक सर आपको बिल्कुल भी ना तो बोर होने देंगे ना बेटा आपको ऐसा फील होने देंगे कि भाई मैथ तो बहुत हार्ड है। ठीक है, ओके, चलिए बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये क्लास बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। अब यार मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ यार आप लोग सभी इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड के साथ में एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों आप सभी अपने इस क्लास को सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, वही जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाक से बेटा सब्सक्राइब कर लें। ओके, चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपके प्यारे दीपक सर आपसे विदा लेते हैं। जल्दी ही बेटा हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय बेटा, बाय बाय।